हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम साइंस का अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, इस चैप्टर में ना बेसिकली हम थोड़ा लाइट के बारे में देखेंगे, लाइट है क्या, उसके थ्रू क्या क्या फिनोमेना होते हैं नेचर में। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, और उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है छोटा सा, वो देखेंगे और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर में वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके हायर क्लासेस में, आप क्लास 12 की फिजिक्स में जाओगे ना, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप पढ़ोगे, ठीक है, काफी डीप में पढ़ोगे इस टॉपिक को। उसके बाद हम ना लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे लेंसेज के थ्रू, और उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे लेंस फॉर्मूला पर और मैग्निफिकेशन, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे लास्ट और छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पावर ऑफ द लेंस। पावर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन लेक्चर बेसिकली डिपेंड करेगा ना, वो हमारा आज का लेक्चर होगा हमारे रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मिरर क्या होते हैं, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, और स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्मोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बस हम इतना सा अपना फोकस लेके चलेंगे, और उसके बाद जो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा उसमें हम फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे, और उसके बाद मैं तीसरा लेक्चर बनाऊंगा रिफ्लेक्शन पर, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन को 3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, और वही रिफ्लेक्शन में भी हम लगभग 3 लेक्चर्स में रिफ्रैक्शन को कवर करेंगे। जो हमारा मेन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं पूरे एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को देखेंगे, उनसे बेस्ड टर्मोलॉजीज को देखेंगे। उसके बाद फिर हम जो हमारा तीसरा लेक्चर बनाएंगे वो हम इमेज फॉर्मेशन पर बनाएंगे, ठीक है, और एक चौथा लेक्चर भी बनाएंगे जो हम लेंस फॉर्मूला पर बनाएंगे। तो बेसिकली हम कुल 8 से 9 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन। लाइट क्या है? सबसे पहली बात, लाइट क्या है? लाइट वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। आज आसपास हम जितनी भी चीजों को देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कभी लाइट चली जाती है, रात में लाइट चली जाती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर पहले जब जहां आपको सारी चीजें विजिबल थी, जब लाइट जैसे ही चली जाती है घर में, तो आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, सारी कुछ भी चीजें आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है। वहीं अगर दिन की बात करें तो दिन में हमारे पास सनलाइट होती है, जिसकी मदद से हम सारी चीजों को ऑलमोस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं, ठीक। यहां पर देखिए, लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले माना गया कि लाइट जो है ना वो रे नेचर शो करती है। रे नेचर का मतलब लाइट एक रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद फिर वेव नेचर आया, लाइट की वेव थ्योरी आई। लोगों ने कहा नहीं, लाइट रे नेचर नहीं शो करती, लाइट जो है ना वो वेव नेचर शो करती है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। आप सभी को पता है वेव का मतलब क्या होता है। वेव का मतलब होता है कि कोई चीज जब ऐसे ऐसे ट्रेवल करे, जैसे वाटर वेव्स, ऐसे ऐसे। क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो साउंड चैप्टर, तो वहां पर साउंड वेव के बारे में था। तो वेव्स के, तो लोगों ने कहा कि नहीं, लाइट जो है ना वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। फिर जो फाइनल कंक्लूजन निकल करके आया, तो देखा गया कि लाइट जो है ना डुअल नेचर शो करती है। वो रे नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। लाइट जो है क्योंकि अगर दोनों नेचर शो कर रही है तो कुछ ना कुछ उस रे नेचर शो करने के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रे नेचर को फॉलो कर रही होंगी। और वेव नेचर, अगर हम बोल रहे हैं कि लाइट वेव नेचर फॉलो करती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होंगी जो वेव नेचर को की वजह से लाइट जो है वो प्रॉपर्टी शो कर पा रही है। तो अगर हम बात करें क्लास 10th में जो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वो एक्चुअली लाइट के रे नेचर की वजह से, जो लाइट का रे नेचर है। रे नेचर का मतलब क्या होता है, रे आपने देखी होगी, लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करती है, दिस इज कॉल्ड रे। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब पढ़ा होगा। तो रे क्या होती है, जो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो और आगे किसी डायरेक्शन में प्रोसीड करती चली जाए इन्फिनिटी तक। तो जैसे सन से जो लाइट आती है, वो सन एक सोर्स है ना, सन एक सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है। तो मान लेते हैं अगर ये सन है, तो सन ही हमारा सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है, ठीक है। और ये कहां तक यार, इन्फिनिटी डिस्टेंस, मतलब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस तो लगभग इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो लाइट निकलती है ना वो किसी सोर्स से निकलती है और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। तो इस हिसाब से लाइट को हम क्या मान सकते हैं, लाइट एक रे के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो हमारा पोर्शन है ना, वो लाइट के रे नेचर को क्या करता है, डोमिनेंट, लाइट के रे नेचर को शो करता है।
जो हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो लाइट के जो है वो रे नेचर को शो करता है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। लाइट की वजह से हम चीजों को देख कैसे पा रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डार्क रूम में ये ऑब्जेक्ट रखा और ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है, मान लेते हैं यहां पर कोई बल्ब वगैरह ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब वगैरह लगा हुआ है, जब बल्ब से हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है ना, तो कुछ लाइट इस ऑब्जेक्ट पर भी फॉल करती है। जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आंखों में पड़ती है तो उस वजह से हम उस चीज को देख पाते हैं। देखो हम ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे, हम किसी भी चीज को तभी देख पाएंगे, दो कंडीशन है, या तो उसकी खुद की लाइट हो, जैसे सन्स हो गए, स्टार्स हो गए, उनकी खुद की लाइट है, बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गए, इनकी खुद, ये खुद लाइट एमिट कर रहे हैं, मतलब इनकी इनसे खुद लाइट निकल रही है, तो इसलिए हम इनको देख पाते हैं। अच्छा, जिनसे लाइट नहीं निकलती हम उनको फिर नहीं देख पाएंगे? नहीं, तो हम उनको भी देख सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, जैसे मून की अगर आप बात करें, क्या मून की खुद की लाइट है? नहीं, लेकिन मून दिखता है हमें, रात में चांद हमें दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, सन की रोशनी, आपको बचपन में पढ़ाया गया कि सूरज की रोशनी मून पर पड़ती है, सन की लाइट जो है मून पे पड़ती है, जिस वजह से मून हमें दिखाई देता है। तो होता क्या है, अगर ये सन है, मान लीजिए अगर ये हमारा सन है, अगर ये हमारा सन है, तो सन से ये जो मून है हमारा, जब सन से लाइट निकल के मून पे पड़ती है तो मून क्या करता है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और यही लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है, यही लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें मून दिखाई देता है। तो यहां पर क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी भी चीज से लाइट खुद निकले या वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो वो चीज हमें दिखाई देने लगती है, वो चीज हमारे विजिबल हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पर कहीं से लाइट पड़ी और उसी लाइट को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ेगी तो ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वाले इतना पार्ट अगर आप इसको इग्नोर कर दो, इसको आप नहीं ध्यान ना दो, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है। एक्चुअली लाइट निकल नहीं रही, ये लाइट जो थी वो बल्ब से निकली और इस पर पड़ी और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं इस पूरे पोर्शन को स्किप कर दूं, मैं हटा दूं कि ये कुछ हो ही नहीं रहा, अगर मैं सिर्फ इस चीज को देखूं तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके आंखों में पड़ रही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब लाइट या तो किसी ऑब्जेक्ट पर कहीं से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े और पड़ने के बाद जब ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी आंखों में वो लाइट पड़ेगी, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है, या फिर वो ऑब्जेक्ट खुद ही लाइट क्या कर रहा हो, एमिट कर रहा हो, तब जाकर के वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ती है वो लाइट क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखें रिसीव करती है, जब हमारी आई जो है उस रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करती है, रिसीव करती हैं, तब जाकर के वो चीज हमें दिखाई देती है। तो सोच लो अगर लाइट ना होती तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिंदगी जीने का आधा मोटिव खत्म है। लड़के गलत सेंस में मत लेना, आधा मोटिव खत्म मतलब उधर मत जाओ। आधा मोटिव खत्म मतलब दुनिया कितनी सुंदर है ना, हर तरफ कलरफुल चीजें दिखती हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अच्छा, अगर कोई वॉल है, आपके सामने कोई दीवार है, तो आप आर पार नहीं देख सकते। रीजन क्या है, क्योंकि जो लाइट अभी इस कमरे में जो लाइट जल रही है, जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ जो लाइट जल रही है, वो लाइट जो है इस स्टूडियो की दीवारों के बाहर नहीं जा पाती, जिस वजह से मुझे दीवार की उस तरफ की चीजें दिखाई नहीं देती। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो वॉल्स हैं, वो क्या कर रही है, लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने दे रही, आर पार नहीं होने दे रही। अगर वही मैं ग्लास की वॉल्स लगा दूं, तो ग्लास की वॉल्स अगर लगाने से क्या होगा, मुझे उस तरफ की भी चीजें दिखाई देंगी। अब ग्लास भी एक वॉल है, एक बैरियर है, और जो वुडन वॉल है या फिर जो आपकी ब्रिक्स की वॉल है, वो भी एक बैरियर है। लेकिन एक बैरियर जो ग्लास का है, उसके आर पार हमें चीजें दिखाई दे रही है, वहीं जो दूसरा बैरियर है जो कि कंक्रीट वॉल है या फिर जो वुडन वॉल है, उसके आर पार हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही। बस इतना सा ही फर्क है, जो ग्लास का जो बैरियर या ग्लास की जो वॉल है, वो क्या कर रही है, वो लाइट को ट्रांसमिट कर रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसमिट होने के लिए अलाउ कर रही है, इस वजह से हमें उस तरफ का दिखाई देता है। ठीक है, अपोजिट साइड का दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्क्रीट वॉल की या प्लाईवुड की वॉल की या वुडन वॉल की, तो वहां पर क्या होता है, वो जो वुडन वॉल या कॉन्क्रीट की वॉल होती है ना, वो लाइट को ब्लॉक कर देती है, वो दूसरी तरफ जाने नहीं देती। ठीक है, अपोजिट एंड में जाने नहीं देती, जिस वजह से उस तरफ की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। तो जो भी मीडियम, जो भी चीजें लाइट को क्या करेंगी,
जो भी मीडियम लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करेंगी, वो क्या करेंगी, जो ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएंगी। वो वैसी चीजें जो लाइट को ट्रांसमिट करने दे रही हैं, अपने थ्रू ट्रांसमिट करने दे रही हैं, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर एकदम क्लीन वाटर ले लो आप बिल्कुल आर पार देख सकते हो उसको, ठीक है, क्यों देख सकते हो, क्योंकि वो लाइट को ट्रांसमिट करने दे रहा है, वो लाइट को अपने थ्रू जाने दे रहा है, ठीक है, जिस वजह से हमें उसके आर पार दिखाई देता है। यहां पर लाइट की वजह से बहुत सारे, मैंने बोला ना, लाइट है तो हमारे जीने का आधा मोटिव है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फेनोमेना है जिसको देख करके अच्छा लगता है। तो जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। जो लाइट है इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, रेनबो कैसे बनता है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, जो शीशे में जो आप शीशा देखते हो ना, रोज सुबह स्कूल जाने से पहले जो बाल झाड़ते हो शीशे में, वो जो इमेज बन रही है शीशे के अंदर आपकी, आप शीशे के अंदर जो खुद को देख पा रहे हो, मिरर के अंदर खुद को देख पा रहे हो, वो भी लाइट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। और आगे मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहां पर हम जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो हमारे रे नेचर पर बेस्ड है, लाइट के रे नेचर पर बेस्ड है। मैंने अभी आपको बताया जो लाइट है वो रे नेचर भी फॉलो करती है और वेव नेचर भी फॉलो करती है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो रे नेचर को क्या करता है, रे नेचर को जस्टिफाई करता है। तो यहाँ रे नेचर में क्या हमने देखा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ठीक है, हम इस चैप्टर में बेसिक हमारा जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे कि लाइट जो है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा, स्पीड क्या होती है लाइट की, स्पीड जो होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेट स्पीड है, ठीक है। वो लगभग 299779245 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम क्या मानते हैं, लाइट की स्पीड को मानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम अब अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक, देखते हैं। देखिए, लाइट के रिफ्लेक्शन में ना, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट से होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स किससे होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट से होता है। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है, ओपेक ऑब्जेक्ट से, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है, ओपेक मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो लाइट को आर पार जाने नहीं देता। अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट को बहुत सिंपल डेफिनेशन में देखें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। अगर आप अपने सामने अपनी क्लास नोटबुक अपने आंखों के सामने रख दीजिए तो आपको उस तरफ का दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो नोटबुक है वो ओपेक है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, आप उसके थ्रू नहीं देख सकते। तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारे ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करता, ठीक है, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करता, लेकिन हम मान के चलेंगे कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो पूरी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पर हम देख सकते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का ओपेक होना ऑब्जेक्ट का ओपेक होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का ओपेक होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में होता क्या है, मान लीजिए अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, डैश का मतलब ये है कि लाइट आर पार नहीं जा सकती, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड का मतलब लाइट आर पार नहीं जा सकती। तो ये हमारा कोई सरफेस है, अगर लाइट इस पर इंसिडेंट करेगी, लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट करेगी, तो इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो रे जो सरफेस पर आके टकरा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। वो लाइट जो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की सरफेस पर आकर के टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। वही ऑब्जेक्ट जब टकराने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाती है, बाउंस बैक का मतलब वापस चली जाती है। ऐसे आप टेनिस की बॉल लो, वॉल पर हिट करो, टेनिस की बॉल लेके दीवार पर हिट करो, तो क्या होगा, वो आपकी जो बॉल है वो वॉल पर लड़ने के बाद वापस आपके पास आ जाएगी। जो आपकी टेनिस बॉल है वो वॉल पर लड़ने के बाद वापस आपके पास आ जाएगी, बाउंस बैक करके आपके पास आ जाएगी। तो सेम लाइट भी करती है। लाइट जब किसी ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट करती है, टकराती है, तो वहां पर टकराने के बाद क्या होती है, वहां से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट हो, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे।
क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जिस पॉइंट पर ये सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, जिस पॉइंट पर सरफेस पर ये इंसिडेंट कर रही है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, किस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हो, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां जो सरफेस, जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई है, उस सरफेस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर लाइन कहां, किस पॉइंट पर होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होगी। जब हम सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम ड्रॉ करते हैं, तो वो जो लाइन होती है उसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल या नॉर्मल रे कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल या फिर नॉर्मल रे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी हमने तीन चीजें देखी, इंसिडेंट रे, वो रे जो सरफेस पर आकर के स्ट्राइक कर रही है, जो सरफेस पर आकर टकरा रही है, उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, वो रे जो टकराने के बाद बाउंस बैक कर जा रही है, वापस चली जा रही है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक तीसरी रे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि हम कहां ड्रॉ करते हैं, सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। मान लेते हैं ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा, मतलब इस पॉइंट पर आकर के कोई इंसिडेंट रे टकराई है, तो इसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन हम ये ड्रॉ करते हैं ना, इसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अच्छा, मान लेते हैं अगर हमारी सरफेस ऐसी हो जाए, तो हमारा ऐसा कोई सरफेस, हर सरफेस ऐसे थोड़ी ना हॉरिजॉन्टली बिल्कुल रखी होगी, कुछ सरफेस टिल्टेड भी होगी, कुछ सरफेस जो होगी वो टिल्टेड भी होगी। तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं इंसिडेंट रे ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, तो नॉर्मल कैसे बनाओगे, तो क्या नॉर्मल अभी भी ऐसे मतलब ये, क्या आप इसको नॉर्मल मानोगे। लेकिन नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नॉर्मल क्या होनी चाहिए, सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर सरफेस ऐसा रखा है तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन भी तो ऐसे बनेगी। खुद सोचो, सरफेस ऐसा है, खुद आप सोचो सरफेस ऐसा है तो इस पे परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसा बनेगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये अब ये नॉर्मल नहीं है, ये जो लाइन हमने बनाई है ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल जो है वो ये है। ठीक है, तो सरफेस जैसे जैसे टिल्टेड होगा, नॉर्मल वैसे वैसे उसके साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे पता है आपको पता होगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर अब देखिए नॉर्मल है, यहां कुछ ये एंगल बन रहा है ना, ये कुछ यहां पर एंगल बन रहा है, ये कुछ एंगल बन रहा है, यहां पे ये एंगल बन रहा है और ये कुछ एंगल बन रहा है। ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सा एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है एंगल आर, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो है ना वो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वहीं जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है हमारा। तो यहां पर हमने सारे टर्म्स को देख लिया कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हमने देख लिया। और हमने ये भी देखा कि रिफ्लेक्शन अगर होना है लाइट का तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस चीज को ड्रॉ कर लेना पॉज करके। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के लॉस की।
देखो लाइट इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, सब तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है उसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, बहुत सिंपल होगी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after it falls on a surface is known as reflection of light. Reflection of light. The bouncing back of light after it falls on a surface, जब लाइट किसी सरफेस से फॉल करती है, जब उसके बाद वो क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज है, आफ्टर की जगह ना यहां पर आप व्हेन कर दो, आफ्टर हटा, यहां पर लिखो व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। व्हेन इट फॉल्स, जब कोई लाइट, व्हेन इट फॉल्स ऑन, जब कोई लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है, स्ट्राइक करती है या फॉल करती है, उसके बाद जब वहां फॉल करने के बाद वो बाउंस बैक कर जाती है, टकरा के वापस चली जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना कुछ लॉस को फॉलो करती है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो बेसिकली दो लॉस को फॉलो करती है। वो दो लॉस क्या क्या है, अभी हमने देखा था, अभी हमने ये चीज देखी थी कि अगर ये हमारा कोई सरफेस है, कोई ओपेक सरफेस है, लाइट इस पर इंसिडेंट करेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगी, यहां हम बनाएंगे नॉर्मल, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करी वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जिसको नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब जो एंगल आई होगा ना, जो आपका एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, यहां पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि सरफेस हमारी स्मूथ होनी चाहिए। सरफेस हमारी क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। कैसी सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। देखिए सरफेस दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ सरफेस, एक होती है रफ सरफेस। ठीक है, एक होती है स्मूथ सरफेस और एक होती है रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक सरफेस बिल्कुल ही प्लेन है, बिल्कुल क्या है, स्मूथ है, बिल्कुल चिकनी है, तो ये जो सरफेस है इसको हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मूथ सरफेस कहते हैं। ये सरफेस हमारी स्मूथ सरफेस है। वहीं अगर हम देखें तो कुछ सरफेस ऐसी भी होती है, कुछ सरफेस ऐसी भी होती है, तो ये हमारी रफ सरफेस है। ये हमारी स्मूथ सरफेस है, वो हमारी रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं होता, यहां पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि जब लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी, हर एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगी, तो कौन सी लाइट किस डायरेक्शन में चली जाएगी कुछ भरोसा नहीं है। कौन सी लाइट किस डायरेक्शन में चली जाएगी कुछ भरोसा नहीं है। तो यहां पर जो होता है ना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहां काम करता है, जहां पर सरफेस हमारी क्या होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे काम करता है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। इंसिडेंट रे, हमारी जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे, वो सेम प्लेन पर लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं, सेम प्लेन पर। सेम प्लेन पर लाई करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सरफेस, प्लेन का मतलब होता है सरफेस। अब सोचो ना, ऐसे समझ लो, मान लेते हैं ना ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। हमारी तीन एक्सिस होती है, थ्री डायमेंशन होते हैं। पहले मैं प्लेन को समझा रहा हूं, प्लेन होता क्या है। पहले मैं प्लेन को समझाऊंगा तब जाकर के मैं इस लॉ को समझाऊंगा। प्लेन होता क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है।
एक्सिस को हम डायमेंशन भी बोलते हैं, मतलब ये एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, टोटल तीन डायमेंशन होते हैं, ठीक है, थ्री डी फिगर्स होते हैं हमारे, हमारा जो वर्ल्ड है वो 3D वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जब दो डायमेंशन आपस में मिलते हैं ना, जब दो डायमेंशन आपस में मिलते हैं तो एक सरफेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक सरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब अगर एक्स और वाई को मैं अगर दो डायमेंशन में एक्स ले लूं और वाई, ये दोनों को ले लूं, तो ये दोनों डायमेंशन मिलकर के एक एरिया, एक रीजन कवर कर रहे हैं। ये दोनों डायमेंशन मिलकर के, ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस या एक्स और वाई डायमेंशन मिलकर के हमारी एक रीजन को कवर कर रहे हैं, एक एरिया को कवर कर रहे हैं। एक्स और वाई मिलकर के एक गिवन एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम वाई और जेड की बात करें, वाई और जेड की बात करें, तो ये भी क्या है, ये किसी गिवन एरिया को कवर कर रहे हैं। वाई और जेड की बात करें तो ये भी क्या कर रहे हैं, गिवन एरिया को कवर करें। आप अपने रूम की ना वॉल्स को देखो, बैठ के जब लेक्चर देख रहे हो तो अपने रूम्स की वॉल को देखो, तो रूम्स हमारे, जो रूम हमारे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ना, हमारे घरों में जो रूम होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। यहां बना देता हूं, यहां ये रूम होता है हमारा, इसके अंदर हम बैठे रहते हैं। तो हमारे रूम की कॉर्नर वाली वॉल को देखो, एक कॉर्नर वॉल को पकड़ लो, आप देखो उसकी हाइट भी है, वो इधर भी बढ़ रही है और वो आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। वो तीनों डायरेक्शन में, वो जो रूम की जो कॉर्नर वाली वॉल है उसको अगर पकड़ोगे तो आपको दिखेगा कि तीन डायमेंशन आपको दिख जाएंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, इस कॉर्नर पर खड़ा हूं, तो मेरे लिए हाइट भी है वॉल की, वॉल इस तरफ भी जा रही है, वॉल इस तरफ भी जा रही है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, यहां पर तीन डायमेंशन हो गए ना। तो यहां पर ये देखिएगा, अगर मैं इसको एक्स मानूं, इसको वाई मानूं और इसको जेड मानूं, तो एक्स और वाई से ये वॉल बनी है। ये जो वॉल है, ये जो वॉल हमारी है, वो किसकी वजह से है, वो एक्स और वाई डायमेंशन के जो रीजन है उसकी वजह से। ये जो वॉल है, ये वाली वॉल, ये वाई और जेड की वजह से, और ये जो नीचे वाली वॉल है वो क्या है, वो एक्स और जेड की वजह से। तो यहां पर क्या है, जब दो डायमेंशंस मिलते हैं ना, तो एक कोई एरिया कवर करते हैं और उसी एरिया को प्लेन कहते हैं। मतलब जब दो डायमेंशंस मिलकर के किसी रीजन या किसी स्पेस को कवर करें तो वो स्पेस हमारा प्लेन कहलाता है। वो स्पेस हमारा क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी सरफेस हमारी प्लेन है, कोई भी सरफेस हमारी प्लेन है। आ रही बात सुनिए, कोई भी सरफेस हमारी क्या है, प्लेन है। आप जो फोन देख रहे हो ना, उस फोन की जो सरफेस है, या जो लैपटॉप आप देख रहे हो उसकी जो सरफेस है, जो स्क्रीन है, वो भी एक प्लेन है। वो भी क्या है, एक प्लेन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना उसकी, वो अगर आप लैपटॉप की सरफेस को देखो या फोन की सरफेस को देखो तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एक 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 एक्सिस आपकी ये रही, एक डायमेंशन आपका ये रहा और एक डायमेंशन ये रहा। तो दो डायमेंशन से मिलकर के वो फोन की स्क्रीन या फोन का या लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो बना हुआ है। तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एक सरफेस या आपका एक प्लेन है। तो अभी हमने प्लेन को समझा। अब हम बात करते हैं कि इस लॉ का मतलब क्या है, कि इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द एट द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरी कोई सरफेस है, सपोज दैट ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी ये ऊपर वाली टॉप सरफेस है, ठीक है, ये मेरी टॉप सरफेस है। अगर लाइट इसकी टॉप सरफेस पर, इस प्लेन पर इंसिडेंट करेगी, तो इसी प्लेन से, इसी सरफेस से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इसी सरफेस पर आपको नॉर्मल बनाना होगा। समझो मेरी बात को, लाइट जिस सरफेस पर इंसिडेंट करती है उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी और उसी सरफेस पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। मतलब जो तीनों रेज हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन पर होंगे। अगर कोई लाइट जिस प्लेन पर इंसिडेंट कर रही है, जिस सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, उसी सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन होगा और उसी सरफेस पर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर बनाया है। तो ये सेकंड लॉ आपको ये बताता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको प्लेन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और ये जो सेकंड लॉ है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिरर्स की। मिरर्स आज हमारा लास्ट टॉपिक है, मिरर्स। मिरर्स को समझने के बाद फिर इमेज फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिरर्स क्या होते हैं, देखिए मिरर ना दो तरह के होते हैं। मिरर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह के मिरर आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर वो मिरर जो शॉपिंग मॉल में रखा होता है, ड्रेसिंग रूम वगैरह में, नहीं,
इसमें जाकर के हम ट्रायल लेते हैं कपड़ों का, देखते हैं कि अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, वो प्लेन मिरर होता है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आप अपने घर में स्पून उठाइए, स्पून चम्मच, ठीक है, अभी उठाइए, जाइए वीडियो पॉज करके, वहां देखेंगे आपका स्पून कुछ ऐसा आपको दिखता होगा। ये कुछ ऐसा स्पून होता है आपका। ठीक है। अब ये स्पून की ना, आप देखिए दो दो सरफेस है, ये एक सरफेस जिस सरफेस से हम खाने को उठाते हैं, ठीक है, और एक उसके नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, दो 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 सरफेसेस है। ऐसे है ना, स्पून ऐसे होता है, ये सरफेस, एक ये सरफेस हुई और एक ये वाली सरफेस। ठीक है, दो सरफेस, एक ये सरफेस एक ये सरफेस। तो जब हम स्पून का इनवर्ड, इसको बोलते हैं इनवर्ड, ये हो गया इनवर्ड बल्जिंग। ठीक है, ये क्या है, ये आउटवर्ड सरफेस, बल्ज आउट, बल्जिंग आउट, बल्जिंग मतलब उभरा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ है, अंदर कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ड्स, इसको बोलेंगे कर्व्ड इनवर्ड और इसको बोलेंगे बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां पर दो सरफेसेस होती हैं। जब आप अपने घर में चम्मच उठाएंगे ना, जब आप अपने घर में अपने ऐसे चम्मच उठाएंगे तो क्या होगा, एक सरफेस ऐसी होगी जिस तरफ से आप खाना खाते हो और एक सरफेस अपोजिट साइड। ठीक, तो जो सरफेस जिस तरफ से आप खाना खाते हो, जिस तरफ से आप खाना खाते हो वो कुछ ऐसी होगी ना, ऐसी मतलब आप कुछ ऐसी सरफेस, ये सरफेस, तो ये जो सरफेस है ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये जब हम, आप चम्मच को ऐसे उल्टा कर दो, आप ऐसे पलट दो उस चम्मच को, तो जो ये वाली सरफेस आपको दिखती है, ये जो सरफेस आपको दिखती है, ये आपकी कैसी काम करती है, आपकी कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है। तो हमारे दो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कर्व मिरर्स होते हैं। कर्व मतलब आप देख रहे हो ना, ये प्लेन नहीं है, बिल्कुल मुड़े हुए हैं, ऐसे कर्व्ड है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कर्व मिरर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे तीन तीन बेसिक मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। आज हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, टर्मोलॉजीज देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप एक स्फीयर ले लीजिए, अगर आप एक ऐसे स्फीयर ले लीजिए, आप एक ऐसे स्फीयर ले लीजिए, अच्छा नहीं बना जाता, आप ऐसे एक स्फीयर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक स्फीयर ले लीजिए। ठीक है, इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, मान लेते ये सेंटर है स्फीयर। ठीक, ये एक स्फीयर हमने ले लिया, इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा। ठीक है, इसको हम सी नाम दे देते हैं, और ये लेंथ क्या है, ये रेडियस हो जाएगी, ये स्फीयर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। मान लेते हैं हमने इतना पोर्शन कट कर लिया उस स्फीयर से, हमने जो है इतना पोर्शन कट कर दिया, आ रही बात सुन, हमने इतना पोर्शन कट कर दिया। कट करने के बाद क्या किया हमने, जब इसको हमने इतना पोर्शन कट करके निकाल लिया, तो यहां पर ना ये एक ऐसा मिरर की तरह काम करेगा। आप देखिएगा, अब देखिए जब आप इतना सरफेस कट करोगे, आप इतना सरफेस कट करके निकाल लोगे, अभी मैंने फिगर बनाया था, आप इतना सरफेस कट कर लोगे और ये चीज पॉलिश कर दोगे, ये रीजन क्या कर दोगे, पॉलिश कर दोगे, तो क्या होगा, ये आपका जो तैयार होगा नहीं, आपका जो मिरर बनेगा, ये आपका कैसा मिरर बनेगा, ये आपका बनेगा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर बनेगा। कैसा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। तो यहां पर आप देखिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब जिस इस कॉनकेव मिरर को हमने एक स्फीयर से लिया हुआ है, हमने एक स्फीयर से, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये एक स्फीयर का हिस्सा, एक स्फीयर का पार्ट है, और जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उस स्फीयर का, जिस स्फीयर से आपने इस कॉनकेव मिरर को लिया है उस स्फीयर का कुछ ना कुछ कोई एक सेंटर होगा। तो वो जो सेंटर होगा उस स्फीयर का, वो इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे अगर मैं ये एक स्फीयर ले लूं, ठीक है, एक स्फीयर ले लूं, इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, ठीक, इस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, ठीक, ये इसका रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक। अगर इस स्फीयर में से मैं इतना हिस्सा कट कर दूं, तो और इस साइड में पॉलिश कर दूं, अब इसको मैं अलग से देखूं, वो कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा, अलग करूंगा और यहाँ पॉलिश कर दूंगा, तो ये एक ऐसा मिरर बन जाएगा। ये किस तरह का मिरर बनेगा, ये कॉनकेव मिरर बनेगा। अच्छा, ये स्फीयर का एक सेंटर है,
तो और इस मिरर के लिए वो जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा इस मिरर के लिए, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के लिए इस ये जो सेंटर है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्योंकि कर्व है ना, ये मिरर कैसा है? कर्व्ड मिरर है, तो कर्व मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कर्व, तो कर्व का सेंटर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर है वो उस स्फीयर का सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से इस मिरर को लिया गया, जिस स्फीयर से इस मिरर को लिया गया है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी मिरर का, वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी मिरर का, वो उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से उस मिरर को लिया जाता है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो इस कर्वेचर के लिए कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर जाकर के मिरर से मिल रहा है, इसको पोल बोलते हैं। वो पॉइंट जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से जाके मिल रहा है उसको पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फोकस को भी हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, और फोकस से मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है, फोकस से जो मिरर तक की डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से जो मिरर तक की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 4-5 टर्मिनोलॉजीज को देखा। हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो पॉइंट होता है जो कि क्या था? जो सेंटर था, किसका सेंटर था? स्फीयर का। कौन से स्फीयर का? जिस स्फीयर से हमने मिरर को लिया। ये अगर कर्व्ड मिरर है तो कर्व्ड मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट जरूर होगा, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और अच्छा हाँ, उस सेंटर है तो सेंटर से ये मतलब जो सरफेस होती है, सेंटर से जो स्फीयर की सरफेस होती है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। तो यहां पर वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर तक की डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से मीट करेगा वो पोल कहलाएगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस कहते हैं, और फोकस से जो मिरर तक की दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस को और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे मान सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है, और सन के सामने हमने ना एक हमने मिरर रखा है। कौन सा मिरर रखा है? कॉनकेव मिरर रखा है। सन से जब रेज इस कॉनकेव मिरर पर फॉल करेंगी, सन से जब रेज कॉनकेव मिरर पर फॉल करेंगी, तो कॉनकेव मिरर पर फॉल करने के बाद ये सारी रेज एक पॉइंट पर आकर के मीट करेंगी। ठीक, अब यहां पर जो मिरर है, जब मिरर पर पैरेलल लाइंस फॉल करती हैं, जब मिरर पर पैरेलल रेज, लाइट की पैरेलल रेज फॉल करती हैं, तो पैरेलल रेज को ये जो मिरर है जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज मतलब मिलाता है, मिरर जिस पॉइंट पर, ये जो कॉनकेव मिरर है जिस पॉइंट पर क्या कर रहा है, वो जो इंसिडेंट रे जो आपस में पैरेलल थी, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रेज को क्या कर रहा है? मिला रहा है, वो पॉइंट क्या होगा? उसका फोकस कहलाएगा। वो पॉइंट क्या होगा? मिरर का फोकस कहलाएगा। आ रही बात समझ? फोकस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर रेज कन्वर्ज करती हैं, आंखें मिलती हैं, किस पर? मिरर पर। अगर कॉनकेव मिरर है आपका, उस पर पैरेलल लाइट रेज फॉल कर रही है और वो जिस पॉइंट पर आकर के मीट करेंगी वही पॉइंट आपका क्या होगा? वो आपका फोकस होगा। किसका? मिरर का। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। अभी तक हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ अगर हम बढ़े तो अगर मैं इतना हिस्सा मिरर का काट दूं, ठीक है, और इस साइड पॉलिश कर दूं, अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं, तो हमारा कुछ एक ऐसा मिरर हमें मिलेगा, कुछ ऐसा मिरर हमें मिलेगा। तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका? ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। आप देखो ये मिरर भी एक स्फीयर का हिस्सा है, ये मिरर भी एक स्फीयर का हिस्सा है, और इस स्फीयर का सेंटर होगा, तो वो जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, इसके लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट सी है ये क्या है? इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पोल, एग्जैक्टली उसी तरह है, और ये पॉइंट आपका हो गया फोकस। ये पॉइंट आपका हो गया
फोकस, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये सारी चीजें हमने देख ली कि फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, मिरर्स जो है वो इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपको जो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, फोकस की, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर की जो स्लाइड होगी उसमें मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप उसको लिख लेना जैसा आपको सुटेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू।